हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बेटा डी व एफ ब्लॉक के तत्व के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। बेटा एमपी बोर्ड 2022 में इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है डी व एफ ब्लॉक के तत्व, डी व एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, इस चैप्टर से बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 5 नंबर के। आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और जो अपना क्वेश्चन बैंक है उसमें 11 क्वेश्चन को रखा गया है बेटा। ठीक है, और इन 11 क्वेश्चनों में से एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित हैं। ठीक है, तो आज हम इन 11 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे बेटा, और इनके आंसर आपको मिनिमम 150 वर्ड्स में देना है। ठीक है, 150 शब्द में इनके आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे डी व एफ ब्लॉक के तत्व की, जिससे 5 नंबर क्वेश्चन आना है। ठीक है, हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड। अब मैं इसको मिटा देता हूं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कहता है बेटा लेंथेनाइट व एक्टिनाइट में अंतर लिखिए। ठीक है, में अंतर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर लिखिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, कॉमन अंतर है, और अधिकांश पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं पहले इस आंसर को, क्वेश्चन 1 के आंसर को। ठीक है, इसके लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे बेटा। ठीक है, 2 कॉलम बनाएंगे, बहुत ही इजी, कम से कम 5 अंतर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और सबसे ऊपर हम रखते हैं एक कॉलम में लेंथेनाइड को। ठीक है, दूसरे कॉलम में रखते हैं बेटा हम एक्टिनाइड को। ठीक है, अब देखिए पहला अंतर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? पहला अंतर हम लिख सकते हैं जो अपने लेंथेनाइड है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवेश करता है 4f कोष में। ठीक है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें प्रवेश करता है? ये प्रवेश करता है 4f कोष में। ठीक है, ये खास बात है, तो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f उपकोष में प्रवेश करता है, 4f उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। जबकि एक्टिनाइड में क्या होता है? इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 5f। ठीक है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष। ठीक है बेटा, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक, तो पहला अंतर है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है 4f में, इसमें प्रवेश करता है 5f में। आपको ध्यान रखना है, या इसे हम विभेदी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं बेटा? जो अपने लेंथेनाइड हैं, ठीक, लेंथेनाइड तत्वों की परमाणविक, लेंथेनाइड तत्वों की परमाणविक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी। ठीक है, जो लेंथेनाइड तत्व हैं इनकी परमाणुक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी, ये कहलाती है बेटा लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, कमी लेंथेनाइट
संकुचन संकुचन कहलाती है। ठीक, वहीं पर एक्टिनाइडों में क्या होता है, एक्टिनाइड की या ऐसा कहें इन तत्वों की परमाणविक व आयनिक, इन तत्वों की परमाणविक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी, इन तत्वों की परमाणुक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी एक्टिनाइड संकुचन। ठीक है, एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक, तो दो बिल्कुल अच्छे अंतर हो गए बेटा। ठीक है, पहला 4 है 5 है, दूसरा इनकी परमाणुक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी कहलाती बेटा लहर संकुचन और इनकी कहलाती एक्टिनाइड संकुचन। ठीक है, थर्ड अंतर आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, इनकी अचलावस्था के बारे में। ठीक है, ये तत्व धन 3 के अलावा, धन 3 तो सब करेंगे। ठीक है, ये तत्व धन 3 के अलावा धन 2 व धन 4, धन 2 व धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तत्व जो है धन 3 के अलावा धन 2 व धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तत्व जो है, यदि हम इनकी बात करें, ये तत्व धन 3 के अलावा, ये तत्व धन 3 के अलावा धन 2, धन 4, धन 5, धन 6 व धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ऐसे अंतर आप लिख सकते हैं। चौथा अंतर आप लिख सकते हैं बेटे, तत्व हैं, इन तत्वों में प्रोमेथियम एक तत्व, इसका संकेत होता है बेटा पीएम। ठीक है, इन तत्वों में प्रोमेथियम के अलावा, कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, इन तत्वों में प्रोमेथियम के अलावा कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, और इसके सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। इसके सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया। ये तत्व जो है धन 3 के अलावा धन 2, धन 4 केवल दर्शाएंगे ON। ये जो है बेटा धन 3 के अलावा धन 2, धन 4, धन 5, धन 6 और धन 7 को भी दर्शाएंगे। ठीक है, इनमें रेडियो एक्टिव कौन है? केवल प्रोमेथियम पर रेडियो एक्टिव है ओनली। ठीक है, केवल प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है। ठीक है, जबकि इनके सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। फिफ्थ अंतर आप क्या लिख सकते हैं? फिफ्थ अंतर आप लिख सकते हैं बेटा, ये जो है ये तत्व इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और इनमें अधिक होती है। ठीक है,
इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक, इस तरह से आपके 5 अंतर कंप्लीट हो जाते हैं बेटा। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति बेटा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और इनमें जो है संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये 5 अंतर आपके कंप्लीट होते हैं बेटा। आप छठवां अंतर भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 5 अंतर जरूर तैयार रखना है। ठीक है, मैं आपको 2 और अंतर बता रहा हूं। ये क्या है? जो लेंथेड तत्व है ये या इनकी यौगिक कम क्षारीय होते हैं। ठीक है बेटा, इनके यौगिक या ऐसा भी कहें ये तत्व भी, ठीक है ना, ये कम क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये जो है बेटा कम क्षारीय होते हैं। ठीक है, या इनके कंपाउंड भी लिख सकते हैं 6, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ऐसा करके लिखे देता हूं। इनकी यौगिक, ठीक है, इनकी यौगिक कम क्षारीय, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं। ठीक है, वहीं पर जो एक्टिनाइड है इनके यौगिक अधिक क्षारीय है। ठीक है, इनके जो यौगिक हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक, यौगिक एक्टिनाइड का 7वां अंतर भी आप लिख सकते हैं बेटा। जो लेंथेड है ये जो है ऑक्सो आयन नहीं बनाते। ठीक है बेटा, ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते। ठीक, और ये जो है ये ऑक्सो आयन जैसे UO2 पॉजिटिव, ठीक है, UO2 पॉजिटिव, UO पॉजिटिव व PuO2 पॉजिटिव आदि बनाते हैं, ठीक। इस प्रकार से मैंने आपको 7 अंतर बताए हैं। ठीक है, कम से कम आप 5 अंतर जरूर तैयार रखेंगे बेटा। ठीक है, और यदि आप 5 अंतर लिखते हैं, सही 5 अंतर आप लिखते हैं, ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से 5 अंक इसमें मिलेंगे। ठीक है, और उसमें से आपके अंक नहीं कटेंगे बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अंतर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बेटा, थोड़ा लंबा प्रश्न है ये। ठीक है, इसको मैं पढ़ के सुना दूं आपको। प्रश्न कहता है एक्टिनाइड तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना कि लेंथेड तत्वों का रसायन। इन तत्वों की आक्षण अवस्थाओं के आधार पर इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए कोई बात नहीं, लिखे देता हूं। 2nd नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है बेटा एक्टिनाइड तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है। एक्टिनाइड तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है। ठीक है, उतना नियमित नहीं है जितना कि लेंथेनाइड तत्वों का। ठीक, इन तत्वों की आक्षण अवस्थाओं के आधार पर इन तत्वों की
ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर अचल अवस्थाओं के आधार पर इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हम कैसे देंगे बेटा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, उसका उत्तर आप देंगे बेटा कि जो अपने लेंथ एंड तत्व हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, लेंथ तत्व जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें 5D, इसका आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप नोट करेंगे कॉपी में बेटा। ठीक है, लेंथेनाइट तत्वों की 5D, ठीक है, 5D, या ऐसा कहें, पहले 4F को लिखे देता हूं। ठीक है, लेहड़ तत्वों की 4F और 5D की ऊर्जाओं में अंतर अधिक होता है। ठीक है, जो अपने लेहड़ तत्व हैं उनकी 4F व 5D की ऊर्जाओं में अंतर अधिक होने के कारण ये तत्व धन 3 के अलावा केवल धन 2 व धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक, अब देखिए डिफरेंस क्या है। जो अपने लेंथड तत्व हैं इनकी 4F व 5D, आपको पता है इनका अंतिम टर्म जाएगा 4F में, तो 4F व 5D की ऊर्जाओं में अंतर अधिक होने के कारण ये तत्व धन 3 के अलावा केवल धन 2 व धन 4 आकारावस्था दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि और इसीलिए इनका रसायन नियमित है। ठीक है बेटा, इनका जो रसायन है वो नियमित है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, जबकि एक्टिनाइड, चूंकि इन्होंने कहा था इन तत्वों की आत्म अवस्थाओं के आधार पर इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो उसके आधार पर है। ठीक है, जबकि एक्टिनाइड तत्वों में आपको पता है जो एक्टिनाइड है उनमें अंतिम रह जाता है 5F में। ठीक है, जबकि एक्टिनाइड तत्वों में 5F व 6D, ठीक है, 5F व 6D की ऊर्जाओं में अंतर कम होने के कारण, ठीक है, में अंतर कम होने के कारण ये तत्व इसमें भी 2 तत्वों को हम ले रहे हैं बेटा। ठीक है ना, ये तत्व में कौन कौन से, यूरेनियम 92, ठीक है, इसका प्रतीक यू होता है, यूरेनियम 92, ठीक है, यूरेनियम 92, ठीक है, व Pu 94, ठीक है, यूरेनियम 92 व जो प्लूटोनियम है 94, ठीक है, में धन 3, धन 4, धन 5 व धन 6, ठीक है, धन 3, धन 4, धन 5 व धन 6 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है जबकि इसी का बेटा एक तत्व है 93, इसका परमाणु क्रमांक है नेपच्यूनियम, ठीक है, जबकि
नेपच्यूनियम 93, ठीक है, ये नेपच्यूनियम है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 93, ठीक है, में ये जो है तो धन 7 भी करता है, ठीक है, 93 में धन 3 के अलावा सॉरी यहां धन 2 रहेगा, ठीक है, धन 3 के अलावा धन 2, धन 4, धन 5, धन 6 व धन 7 आक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित होती है, ठीक। तो इसका आंसर केवल इतना ही है। जो आपका क्वेश्चन था एक्टेंट तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है। भाई नियमित क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर मेन चीज जो है वो ये है कि इनकी ऊर्जाओं में अंतर कम है, ठीक है, 5D 5F व 6D की ऊर्जाओं में अंतर क्या है? कम है, ठीक है, कम होने के कारण, ठीक है, जब इन्हें डिफरेंस कम हो गया तो ये ज्यादा ON दर्शाते हैं। जैसे यूरेनियम 92 है, Pu 94 है, धन 2, धन 4, धन 5 व धन 6 ON दर्शाते हैं, ठीक है। वहीं पर धन 7 तक भी होती है नेपच्यूनियम में, ठीक है, जबकि लेंथेड, इसीलिए इनका जो रसायन है, एक्टिव तत्वों का जो रसायन है बेटा, ये उतना नियमित नहीं होता, ठीक है, जबकि लेंथेडो में क्या है, इनमें डिफरेंस ज्यादा है, इनमें 4F व 5D की ऊर्जाओं में अंतर अधिक होता है, ठीक है, अधिक होने के कारण ये तत्व धन 3 के अलावा धन 2 और धन 4 ON दर्शाते हैं और इनका रसायन नियमित होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है, यह थोड़ा छोटा जरूर है पर इससे ज्यादा हम बड़ा लिख भी नहीं सकते इसको, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसे मैं मिटाता हूं, इसे आप कॉपी में कर लिए होंगे बेटा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कहता है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन कहता है बेटा, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से आयन के जलीय विलयन रंगीन होंगे? प्रत्येक का कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। निम्न में से किसके आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक। निम्न में से किसके आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। इसमें जो आयन है मैं दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है। सबसे पहले टाइटेनियम आयन Ti3 पॉजिटिव, ठीक है। टाइटेनियम आयन जब बनेगा, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना बेटा? 22, ठीक है, 3 निकल के बचेगा 19, ठीक है, 19, ठीक है। तो हम लिखते पहले से एटॉमिक विन्यास, ठीक है। Ti3 पॉजिटिव का विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d, ठीक है, 4s2 3d। यदि आप यहां पर देखें 6 4 10 2 12 18 2 20 20 इतने में हो गया, ठीक है, यानी यहां 4s क्या रहेगा? 0, ठीक है, 4s 0, 6 4 10 2 12 6 18 1 19, ठीक है। देखिए अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो 3 को बाहर निकलना है, ठीक है। यदि अपन ना निकालते तो 22 रहते तो कितने होते हैं? यहां होता 4s2 3d2 ऐसा रहता, ठीक। पर 3 पॉजिटिव आ गया, इसको बाहर निकलना है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अंतिम कोष चौथा कोष इसमें बाहर जाएगा 2 ठो,
हो गया 4s0, ठीक है। और एक जाएगा 3d से, जो हो गया 3d1। अब हम देख रहे हैं कि 3d1, ठीक है ना, अर्थात 3d में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इससे आगे रंगीन होगा, ठीक है। इसके कारण किस नजर होगा, रंगीन होगा, ठीक है। ये कैसा रहेगा, रंगीन, ठीक है। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो dd संक्रमण करते हैं और उसके कारण जो है तो जो अपने संपूर्ण तत्व है या उनके आयन है यौगिक है वो रंगीन हो जाते हैं, ठीक है। टाइटेनियम आयन है Ti3 पॉजिटिव था। अब अन्य को देखते हैं, दूसरा है बेटा अपना टाइटेनियम के बाद जो एलिमेंट है इसका वो कौन सा है, ये बेटा वेनेडियम 3 पॉजिटिव, Vi3 पॉजिटिव। अब देखिए Vi3 पॉजिटिव बनेगा, इसका 23 होता है, ठीक है, बचेगा 20। विन्यास के लिए हम देखें, देखिए बाकी विन्यास तो वैसे ही रहेगा, लास्ट में बेटा 18 के बाद 18 2 20, ठीक है, 3 23, ठीक, 6 4 10 दोबारा हमारे यहां तो वही रहेगा सेम, ठीक है। 3p तक सेम जाएगा, 4s में हो जाएगा 4s2 3d3, ठीक है। तो 18 2 20 3 23, ठीक है। अब जब 23 होगा तब 20 बचेगा, ठीक है, 20 बचेगा यानी ये 4s2 बाहर निकल गया, ठीक है, और 3d2। अब आप गिनेंगे तो 20 बचेगा, 6 4 10 2 12 18 18 2 20, ठीक है। यहां पर क्या होगा हम देखते हैं 3d2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है ना। और इस कंडीशन में भी जो है आयन कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, ठीक, ये बेटा रंगीन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य को देखते हैं हम। इसके बाद है क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस आयन है, Cu पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद है बेटा Cu पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव वैसे तो 29 होता है, जब पॉजिटिव जाएगा 28 जाएगा, 28, ठीक। विन्यास यदि आप आगे देखें तो 4s1 3d10, 29 में तो ऐसा होता, ठीक है। अब एक निकल गया 4s0, 4s0, ठीक है, यानी इसके 3d में 10 हो गए, 10 माने सभी रंग पेयर्ड है, ठीक है ना। ये कैसे रंगीन हो जाएगा, ये बेटा रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा रंगहीन, ठीक, ये हो जाएगा रंगहीन, ठीक है, क्यूप्रस आयन, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो है स्कैंडियम आयन Sc3 पॉजिटिव, ठीक है, Sc3 पॉजिटिव, Sc3 पॉजिटिव बनेगा तब तक बेटा 21 होता है स्कैंडियम का, बचेंगे 18, ठीक है। इधर विन्यास को देखें, कैसा विन्यास आएगा आपके सामने, सिंपली क्या होता 4s2 होता, 3d1 रहता, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो है 18 ही है, ठीक है ना, 4s0, ठीक है, 4s0 3d भी 0, तब तो होगा ना 18, ठीक है ना। अर्थात इसमें भी जो है सभी टर्न पेयर्ड में है, ठीक है ना, 3p6 तक तो है, ये सभी पेयर्ड में है, ठीक है। इसका लास्ट में क्या है बेटा 3p6, ये भी अपना रंगहीन हो जाएगा, ये भी बेटा कैसा होगा, रंगहीन, ठीक है, ये भी रंगहीन हो जाएगा, ठीक। आगे यदि हम देखें तो मैग्नीज आयन है Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, ये है Mn2 पॉजिटिव, 25 होता है मैग्नीज का, ठीक है, 2 निकल गए 23 बचा, ठीक। यदि हम विन्यास पर जाएं तो 4s2 3d5 तो सिंपली होता, 18 2 20 5 25, ठीक है, 2 निकल गए तो 4s0, ठीक है, पर 3d में बचे 5, 3d में बचे कितने बेटा 5, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है 3d में, ये सब अनपेयर्ड ही तो रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए जो अपना मैग्नीज भी कैसा होगा, ये भी रंगीन हो जाएगा, ये रंगीन हो जाएगा बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर में है तब रंगहीन, अनपेयर्ड है तब रंगीन, ठीक। मैग्नीज के बाद आता है अपना फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव। इसको देखें, आयन का 26 होता है, 3 निकल गए 23, ठीक है। विन्यास पर जाए तो
26 के लिए 4s2 3d6 होता, और 3 तो निकल गए, 3 निकले तो 4s0, पहले का 4s से बाहर, ठीक है, एक निकल गया, इसका बचा 3d5, ठीक है, इसमें भी हो गया कितना 3d5, ठीक है, 3d5 हो गया, माने ये भी कैसा हो गया बेटा, रंगीन हो गया, ठीक है ना, ये भी कैसा हो गया, रंगीन हो गया, ठीक। अब फेरिक आयन के बाद अगला है कोबाल्ट आयन, ठीक है ना, कोबाल्ट CO2 देखिए, कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर मतलब 27, ठीक है, 27 में 2 गया, बचा 25, ठीक है, कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक 25 बचा, ठीक है। जब विन्यास पर जाए तो वैसे क्या होता, 4s2 और 3d7 होता 27 के हिसाब से, 2 निकल गया, 4s0 हो गया, 3d में बचा 7, ठीक है ना। अब 7 अनपेयर्ड तो रहेगा, ठीक है ना, 5 तो कक्षा की होते हैं, ठीक है ना, अनपेयर्ड रहेगा, ये भी हो जाएगा बेटा कैसा, रंगीन, ठीक है। तो देखिए जितने भी आयन अपने को दिए गए थे उसमें 2 आयन रंगहीन है, कौन कौन सा, क्यूप्रस आयन व स्कैंडियम आयन, क्यों है, क्योंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, 3d10 3p6, ठीक है बेटा। बाकी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें dd संक्रमण होगा और ये बनाएंगे बेटा रंगीन आयन, ठीक है। बात तो मैं लिख रहा हूं, उपरोक्त आयनों में, उपरोक्त आयनों में Cu पॉजिटिव व Sc3 पॉजिटिव, ठीक है, Sc3 पॉजिटिव रंगहीन होंगे, रंगहीन होंगे क्योंकि इनमें 3d10 व 3p6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है जो युग्मित है, जो युग्मित है, अतः इनमें dd संक्रमण, अतः इनमें dd संक्रमण नहीं होगा, अतः इनमें dd संक्रमण नहीं होगा व ये रंगहीन होंगे, जैसा उदाहरण पहले लिख दिया, ये रंगहीन होंगे, जबकि अन्य आयनों, ठीक है, जबकि अन्य आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जबकि अन्य आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ठीक है, जबकि अन्य आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें dd संक्रमण होगा तथा ये रंगीन होंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो रंगहीन होगा, ठीक है ना, क्यों होगा, चूंकि उनमें dd संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। ये रंगहीन क्यों है बेटा, इसलिए है चूंकि इनमें सीधे बटा dd संक्रमण नहीं, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, ठीक है। और बाकी क्यों रंगीन हो गए, चूंकि इनमें अनपेयर्ड है, ठीक है, इनमें dd संक्रमण होता है, ठीक है, dd संक्रमण के कारण रंगीन, ठीक। ये जो होते हैं बाकी
और ऋण संक्रमण नहीं, इसलिए कैसा हो गया, ये रंगहीन हो गया। बस ये मेन बात है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आयन है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 4th की तरफ, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसे देखते हैं। कुल 11 प्रश्न है बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है बेटा, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं व उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, चुंबकीय होते हैं, ठीक। इसका क्या कारण है, देखिए अनुचुंबकीयता का सीधा संबंध होता है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, माने वो संक्रमण तत्व या उसका आयन जो है वो अनुचुंबकीय होगा, ठीक है बेटा। आपको ध्यान रखना है, संक्रमण, इसका आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, ठीक है, पाए जाने के कारण, इसका मेन रीजन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनका निश्चित चुंबकीय आघूर्ण, इनका निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है तथा ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं तथा ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं व अनुचुंबकीय जैसा कि अनुचुंबकीयता व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक। तो देखिए संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनका निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है तथा ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, वह अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। ये खास बात है इसकी। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो चुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है बेटा। जिन संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे किसमें नहीं होता, इनको मानते हैं संक्रमण धातु, ठीक है ना, पर इनके अंतर का अध्ययन तो करते हैं। जिन संक्रमण धातुओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे जिंक, कैडमियम व मरकरी, ठीक है बेटा, में इनमें नहीं होता अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये प्रतिचुंबकीय होते हैं,
ये कैसा था बेटा, प्रचुंबकीय। ठीक है, अब देखिए आखिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या संबंध है चुंबकीय आघूर्ण से, ठीक है, और क्या संबंध अनुचुंबकीय गुण से। ठीक है बेटा, इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी अधिक होती है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना अधिक, का मान उतना अधिक व चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना अधिक व अनुचुंबकीय लक्षण भी उतना अधिक होता है, उतना अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए चुंबकन का सूत्र होता है। ठीक है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय आघूर्ण को निम्न सूत्र द्वारा, निम्न सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है बेटा म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, ये सूत्र होता है। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इकाई होती है चुंबकीय आघूर्ण की। ठीक है, जहां जहां स्मॉल एन क्या है, या पहले म्यू को लिख दूं। ठीक है ना, जहां म्यू है बेटा चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, जहां म्यू है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, म्यू चुंबकीय आघूर्ण है। एन जो है ये बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और बोर मैग्नेटॉन ये क्या है, ये चुंबकीय आघूर्ण की इकाई। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई। ठीक है, यदि हम बात करें स्कैंडियम आयन की, ठीक है, यदि हम बात करें स्कैंडियम की, ठीक है, स्कैंडियम जो है इसका नंबर होता है 21। ठीक है बेटा, और लास्ट में होता है इसमें 3d1 इलेक्ट्रॉन, 3d1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है इस पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान 3d1 के लिए। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं स्पष्ट तौर पर, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना, 21। ठीक है, और इसमें लास्ट में होता है 3d1। ठीक है, अर्थात एक अनपेयर्ड होता है के लिए म्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट एन की, एन कितना केवल 1 है। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है बेटा, और अंडर रूट 2 1 3 अंडर रूट 3 बराबर जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इसके तो मान बहुत कम है, इसमें अनुचुंबक तो होता है पर कम रहता है। ठीक है, मैग्नीज का सर्वाधिक रहता है। ठीक है बेटा, यदि हम बात करें मैग्नीज की तो उसमें जो है सर्वाधिक रहता है, इसे आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ऊपर मुझे लिखना है, इसी प्रकार मैग्नीज, यहां पे जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम ये अपना 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार मैग्नीज
का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक 5 होती है। कितनी होती है बेटा? 5 होती है। अतः इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक व अनुचुंबकीय लक्षण भी सबसे अधिक होता है। ठीक है, मैग्नीज जो है तो इस प्रकार से रहता है। इनमें आप इसको लिख लेंगे बेटा, नोट करेंगे इसे आप कॉपी में। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये है कि इसे आप Mn2 पॉजिटिव कर देंगे। क्या Mn2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव बनेगा तब तो उसमें बाकी इलेक्ट्रॉन अपना जो है लास्ट में आएगा क्या? 4s0। ठीक है ना, Mn 25 तो 23 बचेगा। ठीक है बेटा, Mn2 पॉजिटिव, जब 2 पॉजिटिव होगा तो 23 पर आएगा। ठीक है, और आएगा 4s0 3d5। ठीक है, ऐसे यहां पर जो स्कैंडियम था अपना, स्कैंडियम, ठीक है, तो ये भी 2 पॉजिटिव स्टेज पर ही रहेगा। Sc2 पॉजिटिव। ठीक, जब 2 पॉजिटिव होगा तभी तो 3d1 आएगा। ठीक है, 4s0 रहेगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है इसमें। ठीक, एक बात अर्थात यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो अनुचुंबकीयता का कारण है वो क्या होता है बेटा? मेन कारण होता है N-2 कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। ठीक है, अतः अनुचुंबकीयता का मुख्य कारण N-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना है। इलेक्ट्रॉन का पाया जाना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अपने ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बेटा। ठीक है, 5th प्रश्न को देखते हैं, वो क्या कहता है। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या कहता है। ठीक, ये प्रश्न कहता है बेटा 5th नंबर का प्रश्न, ये कहता है क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक या आयन बनाती हैं। ठीक है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक, देखिए इसका उत्तर भी रंगीन आयन बनाने के पीछे क्या कारण होता है। रंगीन आयन बनाने के पीछे जो कारण होता है बेटा, वो कारण होता है कि इसका जो N-1 अपूर्ण होना है। ठीक है, संक्रमण धातुओं
संक्रमण धातुओं व उनके यौगिकों द्वारा रंगीन आयन बनाने का मुख्य कारण। आप ध्यान देंगे बेटा, का मुख्य कारण जो होता है वो यही होता है, ठीक है। इनमें जो है तो N- अपूर्ण होता है, ठीक है। रंगे बनाने का मुख्य कारण N-1D कक्षक, N-1D कक्षक का अपूर्ण होना है, का अपूर्ण होना है, ठीक। जिनमें कक्षक पूरा भरा हुआ अर्थात 3D कहें, ठीक है, या 4D कहें, N-1D कक्षक कहें, ठीक है। जिनमें पूरा भरा होगा वो रंगीन नहीं बनाते, ठीक है। N-1D कक्षक अपूर्ण होना है, ठीक है। इन धातुओं या ये खास चीज है यहाँ पे बेटा, मेन रीजन, ठीक है। इन धातुओं या इनके यौगिकों को श्वेत प्रकाश में रखने पर ये श्वेत प्रकाश से समतुल्य ऊर्जा का, श्वेत प्रकाश से समतुल्य ऊर्जा का अवशोषण करते हैं व इनके इलेक्ट्रॉन उच्चतर डी कक्षकों में चले जाते हैं। किसी को कहते हैं डीडी संक्रमण, ठीक है बेटा। डीडी संक्रमण कहलाता है ये, ठीक है। इनके जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कहें कि डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, उनका उच्चतर दिशा में जाना ही जाता है डी संक्रमण, ठीक है। उच्चतर दिशा में चले जाते हैं वह ये इलेक्ट्रॉन जब पुनः निम्नतर कक्षा में आते हैं, तब इस ऊर्जा को दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं व रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक। ये खास बात है इसकी बेटा। अब जिनमें अपूर्ण होगा ही नहीं वो रंगहीन हो जाते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल तो बताता हूं, जैसे एक संकुल यौगिक है TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, ठीक है ना। में Ti3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में 3D1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखिए
ये है टाइटेनियम, सेंटर एटम है इसका, इसमें 3D Ti3 पॉजिटिव होगा तो 3D 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बेटा ऊर्जा पाकर के जाएगा उच्चतर कक्षा में। आपको पता है जो अपना d ऑर्बिटल होता है उसका ऊर्जा वो लिगेंड इसके नजदीक आता है, एस्ट्रोलिगेंड नजदीक आएगा तब डी ऑर्बिटल विपाटन हो जाता है, ठीक है ना। डी में 5 कक्षक होते हैं, कितने होते हैं इस प्रकार से, डी में 5 कक्षक होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका विपाटन हो जाता है, ठीक है। 2 ऊपर कक्षक हो जाते हैं, ईजी कक्षक के कहलाते हैं, ठीक है। और 3 नीचे जो है T2G, ठीक है। ये कहलाते हैं बेटा T2G, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि देखिए अभी क्या है कि इसके T2G में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, Ti3 पॉजिटिव के लिए, Ti3 पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ऊर्जा का आवरण करने के पूर्व, ठीक है, अवशोषण के पूर्व, ठीक है। यदि पूर्व के हम स्थिति को देखें तो ये T2G है और ये Eg है, ठीक। T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, हमने बताया कि इसमें 3D1 रहता है, ठीक है, 3D1, ठीक है। T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अपहरण के पूर्व जब इसने ऊर्जा ग्रहण नहीं किया तब, ठीक है, फिर इसने Hν ऊर्जा लिया, ठीक है। ऊर्जा लेने पर क्या होगा, इसका जो T2G का इलेक्ट्रॉन है ये बेटा अवशोषण के बाद, अवशोषण के बाद, ठीक है, यदि ऊर्जा लेगा ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो ये खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया Eg में, इलेक्ट्रॉन आएगा कहां बेटा Eg में, ठीक है ना, ये पहुंच गया Eg में, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि dd संक्रमण हो गया, ये d का इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। d कक्षक का इलेक्ट्रॉन ही जाता है उच्चतर कक्षक में, ठीक है ना, d में चला के d संक्रमण हो गया। जब ये लौटेगा तब इस ऊर्जा को दृष्ट करेगा और रंगीन दिखाई देगा, ठीक है ना। इसका जो रंग है कैसा होता है बेटा, ठीक है ना, ये जो है K2 का होल 6 जो है बेटा, ठीक है, ये आपको बताता हूं इसके कलर के बारे में, ठीक है। ये बैगनी रंग का दिखता है, ठीक है ना, ये दिखता है बैगनी कलर का, ठीक है। हाँ यहां पे लिख रहा हूं TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का दिखाई देता है। क्यों देता है, देखिए कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और कौन सा फिर उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना। इसके लिए आप ऐसा चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। देखिए विबग्योर, ठीक है, VBGYOR, ठीक है, ये होता है विबग्योर, ठीक है बेटा। ये बैगनी दिख रहा है यानी एलो को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। एलो का पूरक रंग कौन है, वायलेट है, ठीक है। ऑरेंज का पूरक कौन है बेटा, ब्लू है। और इसका रेड का पूरक कौन है, ग्रीन है। इस टाइप से रहते हैं, ठीक है, बैगन का दिखाई देता है, इसको कलर व्हील कहते हैं, यहां से आप पता लगा लेते हैं, ठीक है, विबग्योर, ठीक। देखिए बैगन का दिखाई देता है, अतः यह संकुल, अतः यह संकुल यौगिक पीले रंग का, ठीक है ना, वायलेट है, वायलेट पर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। यौगिक पीले रंग का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, वह उसका पूरक रंग बैगनी उत्सर्जित करता है,
ठीक है। ये तो था संकुल के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल सकते बेटा आप, जैसे TiS2 का होल 6 3 पॉजिटिव बैंगनी रंग का दिखाई देता, कैसा बेटा, बैंगनी का दिखाई देता है, ठीक है ना। अब इसके लिए Ti3 पॉजिटिव में 3d1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए विभाजन होगा जब दिक्क्षक का, तब बनता है T2G और Eg, ठीक है। अब Ti3 पॉजिटिव के लिए 3d1, ठीक है, तो डी में कर रहा होगा Eg, ये T2G है, ये Eg है, ठीक। ये 0 है। बाद में जब इसने HNO को अवशोषित किया, प्रकाश शोषित किया बेटा ऊर्जा को, ठीक है, तो इसका T2G का इलेक्ट्रॉन चला गया Eg में, ठीक है ना। डी संक्रमण हो गया। जब वहां से लौटेगा तो पहले यहां से एनर्जी इसने लिया, येलो कलर के लिया, ठीक है ना, इसने येलो कलर की एनर्जी लिया, ठीक है। और जब ये पुनः आया अपने प्रारंभिक कक्षा में, तो इसने उत्सर्जित कर दिया बैगनी रंग को, ठीक है ना, तो ये लगा बैगनी रंग का, ठीक है। इसी प्रकार से तो कुल मिलाकर के जो जिस रंग को अवशोषित करता है उसके पूरक रंग का उत्सर्जन भी करता है वो, ठीक है। इस बात को मैं लिख रहा हूं बेटा, संक्रमण तत्वों या उनके आयनों या उनके आयनों द्वारा जिस रंग को अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उसका पूरक रंग उत्सर्जित किया जाता है, ठीक। जैसे कॉपर है Cu पॉजिटिव, यदि हम Cu पॉजिटिव की बात करें तो ये नीले रंग का होता है बेटा, ठीक है ना। ये कैसा होता है, रंगीन, ठीक है ना, और दिखता कैसे है, नीले रंग का, ठीक है, नीला इसका पूरक रंग है, ठीक है। इसने अब्जॉर्ब किसको किया है, अवशोषित रंग। इसका उस रंग क्या होगा बेटा, यदि पूरक नीला है ब्लू, तो इसने ऑरेंज को लिया होगा, ठीक है, अर्थात हरे को, ठीक है, हरा, ठीक है। इसका जो इसने लिया होगा हरे रंग को, सर क्या, नीला रंग, ठीक है। इसी प्रकार से हाँ इसका ये जो है, इसी प्रकार से जो अपना क्यूप्रिक आयन है Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी ये क्यूप्रसन रंगहीन होता है, यहां ये ऐसा Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव रंगीन होगा, ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है, Cu2 पॉजिटिव रंगीन होगा, ठीक है ना। और ये भी कैसा रहेगा, हाइड्रेट रहेगा, ये रहेगा हाइड्रेटेड, ठीक है, जैसे होता है ना CuSO4 5H2O वो, ठीक है। यदि हम बात करें Cu पॉजिटिव की, ये रंगहीन रहेगा, ये कैसा होगा, रंगहीन, ठीक है ना। तो इसका विन्यास क्या होगा, 3d10, ठीक है, इसका होगा बेटा 3d9, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना, ये होगा रंगहीन, ठीक है, ये दोनों लिख दिया हमने, जो सभी आयन जोड़े में रहेंगे, ठीक है, पेयर में रहेंगे। तो ये होता मतलब मेन रीजन क्या निकला इसका, डी के साथ अपूर्ण होना, ठीक है, N डी का अपूर्ण होना, ठीक। और अपूर्ण होने का डी संक्रमण होता है, रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा, इस प्रकार से रहता है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन बेटा कहता है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं वैज्ञानिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। क्या कारण है कि संक्रमण धातु व इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक है, ठीक है। इसका भी कारण है इनके द्वारा परिवर्ती संयोजकता
वह संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति के कारण। ठीक है, इसका उत्तर बेटा संक्रमण धातु व उनकी यौगिक, संक्रमण धातु व उनकी यौगिक के उत्प्रेरकीय गुण का मुख्य कारण संक्रमण तत्वों की परिवर्ती संयोजकता व संकुलन की प्रवृत्ति है बेटा। ठीक है, मुख्य कारण संक्रमण धातुओं द्वारा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करना व संकुल बनाने की प्रवृत्ति है। ठीक, अब देखिए मेन कारण क्या है बेटा, परिवर्ती वैलेंसी दर्शाना व संकुल, ठीक है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति है। अब देखिए इसमें क्या होता है, संक्रमण जो धातुएं हैं, ये धातुएं उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं बेटा। ठीक है, इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप नोट करेंगे। ठीक है, संक्रमण धातुएं अभिकारक की सतह पर, संक्रमण धातुएं अभिकारक की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं। ठीक है, संक्रमण धातुएं अभिकारक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। आपको पता है जब हम उत्प्रेरक को रखते हैं, जैसे हमने रखा आयरन उत्प्रेरक को, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में रखते हैं बेटा, आयरन उत्प्रेरक को, फेरिक ऑक्साइड या फेरस को, आयरन को रखते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, आयरन जो होता है, आयरन संक्रमण धातु है, वो अभिकारक की सरफेस पर अधिशोषित हो जाता है। ठीक है ना, अधिशोषित हो जाती है। वह अधिशोषित होने के बाद क्या होता है बेटा, इस पे जिससे सक्रियण ऊर्जा कम कर देती है, अधिशोषित हो जाती है, वह सक्रियण ऊर्जा को कम कर देती है। ठीक है, वह सक्रियण ऊर्जा को कम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो संक्रमण धातु होती है अभिकारक की सतह पर अधिशोषित हो जाती है, वह सक्रियण ऊर्जा को कम कर देती है। जब कम हो गई, जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है बेटा, तो व्यंजक बढ़ जाती है। ठीक है ना, कर देती है, तथा अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक, इसका मान घटना यानी गति का बढ़ जाना। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जो परिवर्ती वैलेंसी है। ठीक है ना, दूसरा संक्रमण धातुओं के कुछ यौगिक, संक्रमण धातुओं के कुछ यौगिक जो है बेटा, ठीक है, अभिक्रिया के लिए निम्न सक्रियण ऊर्जा वाला नया पथ, दो पॉइंट, आपका दो ही पॉइंट है मेन। ठीक है, एक तो मान लीजिए भी पॉइंट है, परिवर्ती वैलेंसी दर्शाना व संक्रमण की प्रवृत्ति। ठीक है, संक्रमण धातुओं के कुछ यौगिक अभिक्रिया के लिए
निम्न सकड़ ऊर्जा वाला नया पथ उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, नया पथ उपलब्ध कराते हैं। नया पथ उपलब्ध कराकर, ठीक है बेटा, कराकर अपनी आक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित करके भी क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक, संक्रमण धातु में कुछ यौगिक अभिक्रिया के लिए निम्न सकड़ ऊर्जा वाला नया पथ उपलब्ध कराकर अपनी आक्षण अवस्था को परिवर्तित करने की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सल्फ्यूरिक निर्माण की संपर्क कक्ष विधि है बेटा, उसमें निर्माण करते हैं SO2 से SO3 को। ठीक है ना, और उसमें हम उत्प्रेरक लेते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो होता है ये क्रिया करता है SO2 के साथ। ठीक है ना, और ये उसे बदल देता है SO3 में। ठीक है ना, बनाता है V2O4 प्लस SO3। अभी यहां पर वेनेडियम की OM -5 है, यहां पर हो गई बेटा -4। ठीक है ना, एक ऑक्सीजन आ गया SO2 के साथ, बन गया SO3। ठीक है ना, अब दोबारा क्या होता है कि जो वेनेडियम टेट्राऑक्साइड है वो पुनः O2 के साथ रिएक्शन करके बेटा वो बनाता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, V2O4 प्लस O2। ठीक है, ये क्रिया करेगा O2 के साथ और ये बना लेगा बेटा 2V2O5। ठीक है ना, अभी जो -4 थी ये पुनः बन गई क्या -5। ठीक है ना, और SO3 बन गया। मतलब SO2 का डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ आचरण नहीं होता। ठीक है, उत्प्रेरक जो होगा, जैसा कहा गया है, संक्रमण धातु में कुछ यौगिक अभिक्रिया के लिए निम्न सकड़ ऊर्जा वाला नया पथ उपलब्ध कराकर वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है, ठीक है, ये अभिक्रिया के लिए निम्न सकड़ ऊर्जा वाला नया पथ उपलब्ध कराता है। ठीक है, और ये पहले आता है वेनेडियम टेट्राऑक्साइड, SO2 से बनाता है SO3। ठीक है, और अपनी आक्षण अवस्था को परिवर्तित करता है। V2O5 पहले +5 में था, बना था +4। ठीक है ना, परिवर्तित करने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। परिवर्तित किया, फिर से +4 में चेंज हो गया +5 में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मुख्य 3 रीजन आपको ध्यान रखने हैं, परिवर्ती, वैलेंसी और समय प्रवृत्ति। ठीक है, और ये धातुएं जो अभिकारक के साथ अशोषित हो जाती हैं वह सकड़ ऊर्जा को कम कर देती हैं, ताप गति को बढ़ा देती हैं। ठीक है, दूसरा, सकड़ कुछ यौगिक जो है तो नया पथ उपलब्ध कराते हैं, वो अपनी आक्षण अवस्था को परिवर्तित करने की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। इसे आप नोट करेंगे बेटा कॉपी में। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, अतः कुल मिलाकर SO2, इसकी बात की आ रही है, SO2 सीधे O2 से क्रिया नहीं करता। ठीक है, सीधे O2 से क्रिया नहीं करता। ठीक है, बल्कि V2O5 की क्रिया सीधे O2 से क्रिया, ऐसा कहें सीधे O2 से क्रिया करके SO3 नहीं बनाता। ठीक है, बल्कि
V2O5 SO2 से क्रिया करके पहले SO3 बनाता है। ठीक है, SO3 बनाता है। बाद में O2 V2O4 से क्रिया करके उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को -5 तक पहुंचाता है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को। ये क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन है बेटा। ये कहता है कि लेंथ इसे कहते हैं, इसे कारण परिणाम लिखिए। ठीक है, लेंथ एंड संकुचन किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। इसके कारण व परिणाम लिखिए। ठीक है, इसके कारण व परिणाम लिखिए। ठीक, ये क्या होता है? संकुचन बताता हूं बेटा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। लेंथ एंड संकुचन। ठीक है, देखिए जो अपने तत्व हैं, जो अपने 4F तत्व हैं बेटा या लेंथ तत्व हैं, ठीक है ना, उनमें हम बाएं दाएं को चलते हैं। लेंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं की ओर चलने पर इनकी परमाणविक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी। देखिए तत्वों में बाएं से दाएं की ओर चलने पर इनकी परमाणुक व आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक, कारण क्या लिखते हैं? इसका रीजन क्या होता है बेटा? ठीक है, कारण लिखते हैं। ठीक है, देखिए कारण ये होता है कि लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, 4F उपकोष में प्रवेश करता है तथा 4F उपकोष अधिक विसरित होने के कारण, ये मेन चीज है, अधिक विसरित होने के कारण यह संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी परिरक्षण
नहीं करता, प्रभावी परीक्षण नहीं करता, वह लेंथ एंड संकुचन उत्पन्न होता है। ठीक, तो रीजन ये कहला गया। संकुचन क्या है हमने बताया, इसका कारण क्या है। ठीक है, कारण यही है कि लेंथ एंड तत्वों में 4f परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है तथा 4f उपकोष अधिक विस्तृत होने के कारण यह संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रभावी परीक्षण नहीं करता, वह उत्पन्न होता है। ठीक है, परिणाम, इसके परिणाम में बेटा 3 परिणाम है, ध्यान देंगे आप। पहला परिणाम क्या कहता है, पहला परिणाम ये है इसका कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4f व 5f, ठीक है, 4f व 5f श्रेणी के तत्वों के परमाणविक आकारों में काफी समानता पाई जाती है। ठीक है, काफी समानता पाई जाती है। जैसे जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 1.59 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वहीं पर हैफनियम का होता है 1.60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखिए कितना मामूली अंतर है, 0.1 का डिफरेंस है। ठीक है ना, ये है 4f का एलिमेंट, ये है 5f का एलिमेंट। ठीक है, दोनों के परमाणुक आकारों में बेटा समानता है और कम डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा आप नोट करेंगे कॉपी में, नोट करेंगे बेटा कॉपी में। ठीक है, इसे आप कॉपी में जरूर नोट करेंगे। ठीक है, सर यहाँ 4d व 5d, ठीक है, 4d व 5d श्रेणी के, ठीक है, जिरकोनियम व हैफनियम, ये 4d का जिरकोनियम और हैफनियम बेटा 5d का। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, सेकंड क्या दिक्कत होती है इसे संकुचन के कारण। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण बेटा लेंथेनम आयन से ल्यूटीशियम आयन La3+ से Lu3+, ठीक है, की ओर चलने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ने के कारण, ठीक है, La3+ से Lu3+ की ओर चलने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ने के कारण लैंथेनम हाइड्रोक्साइड LaOH का होल थ्राइस की तुलना में चलने पर, ऐसा कह सकता हूं बेटा, चलने पर क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है, क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। ठीक है ना, अतः जो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है LaOH का होल थ्राइस प्रबल क्षारीय व LuOH का होल थ्राइस दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक,
दो मैंने आपको परिणाम बताए। पहला परिणाम ये है कि लेसर संकुचन के कारण 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकारों में काफी समानता पाई जाती है। जिरकोनियम 4D का है 1.59 एंगस्ट्रॉम व हैफ्नियम 1.0 एंगस्ट्रॉम, 0.1 का डिफरेंस है। दूसरा है लेसर संकुचन के कारण लैंथेनम से ल्यूटीशियम La3+ से Lu3+ की ओर चलने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ने के कारण क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, ठीक है, घटेगी। अतः लैंथेनम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय व ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारीय होता है, ठीक है। तीसरा परिणाम भी है इसका बेटा, ठीक है। तीसरा परिणाम क्या है इसका? तीसरा परिणाम है ठीक है, तीसरा परिणाम इसका है कि लैंथेनाइड तत्वों के लेसर संकुचन के कारण इनके परमाणविक आकारों में काफी परमाणविक आकार लगभग समान होते हैं। परमाणविक आकार लगभग समान होते हैं तथा इनका पृथक्करण सामान्य विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता। इनके लिए केवल आयन विनिमय विधि, ऐसा कहें इनके पृथक्करण के लिए, ठीक है, इनके पृथक्करण के लिए आयन विनिमय विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। तो वैसे 3 परिणाम भी हैं इसके, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है, इसे आप नोट कर लिए होंगे बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ये क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर, संक्रमण तत्व अंतर लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संक्रमण तत्व व आंतरिक संक्रमण तत्व में अंतर लिखिए, ठीक है। बहुत सारे 2 कॉलम बनाएंगे इसके भी, ठीक है। 2 कॉलम बनाया हमने। पहला कॉलम है संक्रमण तत्व का, ठीक। दूसरा कॉलम है बेटा आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है। ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कुल मिला करके, ठीक है। पहला, इसमें क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, N-1D, ठीक है, N-1D कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F
ठीक है, कक्षक में या उपकोष कहना चाहिए इसको, ठीक है, उपकोष, ठीक है, यहां पर भी उपकोष ज्यादा सही रहेगा कहना, ठीक है, में प्रवेश करता है, ठीक है। दूसरा क्या आप लिख सकते हैं बेटा, संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां हैं, ठीक है, संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों 3D 4D 5D व 6D में बांटा गया है, ठीक। इसमें केवल 2 ही श्रेणी है, ठीक है, इन्हें 2 श्रेणियों 4F व 5F में बांटा गया है, ठीक। तीसरा आप इनका विन्यास लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या होता है, n-1d 1 से 10, ठीक है, और ns 1 से 2 होता है, ठीक। तो इनकी बात करें यदि हम, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं यहां पे लिख रहा हूं n-2 f 1 से लेकर 14, ठीक है, n-1d 0 या 1, ठीक है, n-1d 0 या 1, ठीक है, n-1d 0 या 1, ठीक है, ns2 होता है, ठीक। देखिए यहां पर 0 से 2 भी हो सकता है, 0 से 2 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे जहां ns में 0 टर्न होते हैं बेटा, ठीक है, या 1 से 2 भी हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर यदि 0 से 2 मिलता तो गलत नहीं है वो, ठीक है, आप ध्यान देंगे। अगला आप क्या लिख सकते हैं बेटा, अंतर इसके जो अधिकांश तत्व है, संक्रमण तत्व जो है, इनमें रेडियो एक्टिव तो नहीं है, इसके साथ तो रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये कम स्थायी है, ये स्थायी होते ज्यादा स्थायी है, ठीक है, ये तत्व प्रकृति में उपलब्ध है, ठीक है, ऐसे डिफरेंस आप लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है बेटा, ये तत्व स्थायी है, इसमें ये तत्व कम स्थायी, व रेडियो एक्टिव है, कम स्थायी व रेडियो एक्टिव है, ठीक है। 5 नंबर 5 अंतर जरूरी है लिखना बेटा, ठीक है। ये तत्व प्रकृति में उपलब्ध है, संकर तत्व जो है प्रकृति में है बेटा, ये तत्व प्रकृति में उपलब्ध है, ठीक है, ये तत्व प्रकृति में बहुत कम उपलब्ध है, बहुत कम उपलब्ध है, अतः ये दुर्लभ बड़ा तत्व है, ठीक है, अतः ये दुर्लभ तत्व है, या हमको बात भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो प्रकृति में बहुत कम उपलब्ध है, ठीक है, अतः ये दुर्लभ तत्व है, ये तो प्रकृति में उपलब्ध है, ज्यादा उपलब्ध है, तब तो स्थायी है, ठीक है। छठवां अंतर आप लिख सकते हैं इसका, ठीक है बेटा,
इनमें संकुल की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है तो एलिमेंट्री से बनाते हैं संकुल आयरन वगैरह, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति जो है अधिक है, ठीक है, और इनमें कम है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम है, ठीक। इस प्रकार से हमको 6 अंतर बताए हैं, आप इनमें से कम बेटा तो 5 अंतर का ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कुल 11 प्रश्न है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ठीक है। बहुत जल्दी क्लास खत्म करूंगा मैं, ठीक है। प्लीज आप लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत व विन्यास लिखिए, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत व विन्यास लिखिए। नाम, संकेत व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते स्कैंडियम को। प्रथम संक्रमण श्रेणी जो तत्व में आता है स्कैंडियम, ठीक, स्कैंडियम प्रतीक Sc, ठीक। परमाणु क्रमांक होता है बेटा इसका 21, कितना होता है 21, ठीक है। स्कैंडियम 21। विन्यास भी लिखे दे रहा हूं आपके सामने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक। इसके बाद है दूसरा एलिमेंट है टाइटेनियम, ठीक, Ti22, ठीक। अब देखिए बाकी सब वैसे ही चलेगा, ठीक है, बस अंतर आएगा कहां 3D में, यहां पर आएगा बेटा 3d2, ठीक। थर्ड है वेनेडियम, प्रतीक है V, नंबर है 23, ठीक है, 3d3 हो जाएगा, बस बाकी वैसे चलेगा, ठीक है। 4 नंबर है क्रोमियम, Cr24, ये अपवाद है अफबाऊ नियम का बेटा। यहां पर आएगा 4s1 3d5, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 5 नंबर मैग्नीज Mn25 होता है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 4s2 3d5, ठीक है, बाकी सब वैसे ही चलेगा। 6 है मैग्नीज के बाद है आयरन Fe26, ठीक है, 4s2 3d6। आयरन के बाद आता है बेटा कोबाल्ट 27, ठीक है, 4s2 3d7, ठीक है, 4s2 3d7। कोबाल्ट का होता है निकिल 28 है ये, ठीक है, 4s2 3d8 के बाद है बेटा कॉपर Cu29 होता है, ठीक है, इसमें ही 4s1 हो जाएगा और 3d10, ठीक है। फिर है जिंक, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 4s2
310। ठीक है, ये होता है विन्यास। ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं बेटा, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 भी इजी प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संकर्ण तत्व है परंतु जिंक नहीं? ठीक है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं? ठीक, देखिए स्कैंडियम में क्या है, संघनत्व की परिभाषा होती है कि वे तत्व जिनमें अपूर्ण रिहत पाए जाते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व की परिभाषा के अनुसार वे तत्व जिनमें आंशिक भरे n-1 d कक्षक पाए जाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब स्कैंडियम तो इसका पालन करता है पर जिंक नहीं करता। ठीक है, स्कैंडियम 21 में 3D कक्षक 3D1 है। ठीक है ना, 3D1 है अर्थात 3D कक्षक अपूर्ण है अतः यह संक्रमण तत्व की परिभाषा के अंतर्गत है। किंतु जिंक 30 में 3D10 है अतः 3D कक्षक पूर्ण है, इसलिए यह संक्रमण तत्व की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए जिंक संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। जिंक आयन रंगहीन व प्रतिचुंबकीय भी होता है। ठीक है, तो यही आधार है, क्योंकि परिभाषा ऐसी कहती है बेटा कि संक्रमण तत्व की परिभाषा के अनुसार वे तत्व जिनमें आंशिक रूप से, ठीक है, जिनमें आंशिक भरे, ठीक है, जिनमें आंशिक भरे n-1 d कक्षक पाए जाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, स्कैंडियम 21 में 3D1 है अर्थात यह अपूर्ण है अतः यह संक्रमण तत्व की परिभाषा के अंतर्गत है। किंतु जिंक 30 में 3D10 है अतः 3D कक्षक पूर्ण है
इसलिए यह संक्रमण तत्व की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए जिंक संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ठीक है बेटा, ये बात होती है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इसे आप नोट करेंगे बेटा कॉपी में। ठीक है, 11 नंबर को देखते हैं। इसमें एक्चुअली में 3 प्रश्न है 11 में, और 2 की बात तो हम कर चुके हैं, तो कल 1 की बात करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। संक्रमण नियमों की व्याख्या कीजिए। परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयन का निर्माण, चुंबकीय गुण। ठीक है, निम्न की व्याख्या कीजिए। पहला है परिवर्ती संयोजकता, दूसरा है बेटा रंगीन आयन, रंगीन आयन का निर्माण, और तीसरा चुंबकीय गुण। ठीक है, चुंबकीय गुण। ठीक है, तो चुंबकीय में आपको यही लिखना है कि संक्रमण तत्व जो है बेटा वो अनुचुंबकीय होते हैं, है ना, और उनके आयन अनुचुंबकीय होते हैं, चूंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, वो लगभग अनुचुंबकीय वाला ही है लगभग। ठीक है ना, चुंबकीय गुणों में आपको लिखना है, देखिए कैसे होते हैं अनुचुंबकीय, क्यों होते बता देना है। ठीक है, कैसे होते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है ना, बता देना है। रंगीन आयन हो ही चुका, रंगीन आयन हो चुका बेटा, है कल परिवर्ती वैलेंसी। ठीक है, परिवर्ती संयोजकता। ठीक है, देखिए रीजन आप समझिएगा, इसका कार्य क्या होता है, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें, देखिए मैं लिख रहा हूं, संक्रमण तत्वों में n-1d कक्षक। ठीक है, n-1d कक्षक व ns कक्षक। ठीक है, वह ns कक्षक की ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता, जिसके कारण ns कक्षक के साथ n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। वह संक्रमण तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है इन तत्वों द्वारा उतनी अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। देखिए इन तत्वों की
इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था धन दो है, किंतु धन दो के अलावा ये तत्व धन 3, धन 4, धन 5, धन 6 व धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे अपना कॉपर यदि आप देखें बेटा, ठीक है, तो कॉपर +1 भी करता है, +2 भी करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आयरन भी +2 करता है, +3 भी करता है, ठीक है ना। तो इन तत्वों में जो है, तो यही कारण होता है N-1D व NH की ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे कि हम देखें, आयरन को ही देखें,